शादी.com पर बहुत सारे मैचेस हैं। मैं अपने लिए लड़का नहीं ढूंढ पा रही हूँ। कपड़ों के शोरूम में पैर रखती हूँ, मैं अपने लिए जीन्स टॉप नहीं खरीद पा रही हूँ। डेटिंग वेबसाइट्स पर जा रही हूँ, मुझे अपने लिए कोई परफेक्ट दोस्त नहीं मिल रहा है। कौन सी शर्ट या कौन सी पैंट पहनकर मैं ऑफिस में जाऊँ, कॉलेज में जाऊँ, रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने जा रही हूँ। मेरा माइंड कंफ्यूज है कि मैं कौन सी डिश ऑर्डर करूँ, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी कराऊं, कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराऊं। मन में हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कोई गलत डिसीजन ले बैठूं, जो मैं डिसीजन लूं वो इम्परफेक्ट हो जाए। डिसीजन नहीं ले पा रही, डिसीजन लेने में लेट हो रही हूं, या डिसीजन जो लेती हूं वो गलत हो रहा है। पार्टनर ढूंढूं कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे रश करें कि वाह, इसका तो हस्बैंड बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। अगर एक लड़की दिन में 1000 रील्स देख रही है, जितनी भी ड्रेसिंग सेंस उसके इन्फ्लुएंसर ने पहनी होंगी, जितनी भी ड्रेसेस पहनी होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। और जब आप अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो आपका माइंड उस इंफॉर्मेशन के साथ उस चीज को मैच करता है जो शोरूम में अवेलेबल है। एक दिन में एक वयस्क दिमाग 33,000 से 35,000 फैसले लेता है। तो आपको हो चुका है एनालिसिस पैरालिसिस। शादी.com पर बहुत सारे मैचेस हैं। मैं अपने लिए लड़का या लड़की नहीं ढूंढ पा रही हूं। कपड़ों के शोरूम में पैर रखती हूं, मैं अपने लिए जीन्स टॉप नहीं खरीद पा रही हूं। डेटिंग वेबसाइट्स पर जा रही हूं, मुझे अपने लिए कोई परफेक्ट दोस्त नहीं मिल रहा है। रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने जा रही हूं, वहां के मेन्यू को पढ़कर मेरा माइंड कंफ्यूज है कि मैं कौन सी डिश ऑर्डर करूं, कौन सी शर्ट या कौन सी पैंट पहनकर मैं ऑफिस में जाऊं, कॉलेज में जाऊं, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी कराऊं, कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराऊं। कहीं ऐसा तो नहीं, मन में हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कोई गलत डिसीजन ले बैठूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं डिसीजन लूं वो इम्परफेक्ट हो जाए। डिसीजन नहीं ले पा रही, डिसीजन लेने में लेट हो रही हूं, या डिसीजन जो लेती हूं वो गलत हो रहा है। तो आपको हो चुका है एनालिसिस पैरालिसिस। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाटा अवेलेबल हो, और माइंड उस केस में कंफ्यूज होकर डिसीजन नहीं ले पाता और कंफ्यूज हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। और एक दिन में एक व्यक्ति, आपको पता है कितने डिसीजंस लेता है? एनी गेस? एक दिन में एक वयस्क दिमाग 33,000 से 35,000 फैसले लेता है। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये क्या कारण है जो आपके अंदर एनालिसिस पैरालिसिस डेवलप हो जाती है, क्या उसके लक्षण हैं, और किस तरीके से आप उससे ओवरकम करके इस एनालिसिस पैरालिसिस नाम के डिसऑर्डर को अपने माइंड से बिल्कुल वैनिश कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में आके अपने लिए एक हेल्दी डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस एनालिसिस पैरालिसिस। नंबर 1, हम सबकी एक आदत बन गई है हर चीज में परफेक्शन ढूंढना, कि जो भी चीज मुझे चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए, जो मुझे चीज या स्किल आनी है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, जो व्यक्ति मुझसे मिले वो भी परफेक्ट होना चाहिए। दिस इज द मेन रीजन दैट एनालिसिस पैरालिसिस इज अफेक्टिंग अवर माइंड, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर परफेक्शन इन एवरीथिंग, एवरी पर्सन, कि जो भी चीज़ हो वो मेरी इंटरेस्ट को और मेरे बेनिफिट को परफेक्टली सूट करना चाहिए। सेकंड जो रीज़न है कॉज एनालिसिस पैरालिसिस का, वो है फियर ऑफ फेलियर। हम सब फेल होने से डरते हैं, रिलेशनशिप में फेल होने से डरते हैं, कहीं मैं कपड़े गलत खरीद लाऊं, कहीं मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं, उस पैसे की वेस्टेज के फेलियर से डरते हैं। या कोई करियर आपने चूज करना हो, मेडिकल नॉन मेडिकल, आप उसमें आगे एक्सेल कर पाएंगे या नहीं, इस एप्रीहेंशन से डरते हैं। तो दूसरा बड़ा कारण आपकी एनालिसिस पैरालिसिस का वो है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो एनालिसिस पैरालिसिस का वो है पेरेंटल इन्फ्लुएंस। आजकल कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को फ्रीडम दे देते हैं कि ठीक है तुम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी लो, लेकिन गांव के बच्चे या टाउन के बच्चे, विलेज के बच्चे, जिनका वो अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं हो पाया है, या वो अपनी इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ नहीं हो पाई है, तो पेरेंट्स का एक कंट्रोल रहता है आपकी ज़रूरतों पर कि आप क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कौन सा फील्ड चूज करेंगे, कब आपकी शादी होगी, किससे आपकी शादी होगी। और इसीलिए जब कभी भी आपके माइंड को वो फ्रीडम मिलती है कि आप अब अपने लिए कुछ चूज कर सकते हैं, तो यूर माइंड गोज इनटू एनालिसिस पैरालिसिस, बिकॉज आपकी अपब्रिंगिंग, बचपन से पैदा होने तक आपको फ्रीडम मिलने के चांस तक आपको कोई एक्सटर्नल पावर कंट्रोल
कंट्रोल कर रही थी आपके माइंड को, और सडनली जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि वेदर आई हैव टू चूज दिस फ्रीली और नॉट, एंड व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स टू वर्क ऑन दैट थिंग, देन यू सफर फ्रॉम एनालिसिस पैरालिसिस। अगला जो कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमसे बेहतर भी कोई है, सबसे बेहतर भी कोई है, हमसे बेहतर भी कोई है, हम बेहतर नहीं हो सकते, हमारे अंदर कोई फ्लो है, हमारे अंदर कोई गलती है, हमारे अंदर कोई गलती ना निकाल दे। हम परफॉर्म करने से डरते हैं, हम परफॉर्मेंस देने से डरते हैं, हम दर्शक बनने की सोचते हैं बजाय कि हम परफॉर्मर बनने के। और ये कारण है कि जो आपको भविष्य में एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार बनाती है। क्यों कॉलेजेस के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्यों आपको डांस भी सिखाया जाता है, स्किट भी सिखाई जाती है। अभी आपके यहाँ कॉलेज में चल रहा है एक उसका यूथ फेस्टिवल की प्रिपरेशन चल रही है। क्यों सिखा रहे हैं वो? टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर माइंड, ताकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो सके सोसाइटी को फेस करने का, स्टेज को फेस करने का। अगला जो कारण एनालिसिस पैरालिसिस का है वो है लोगों को खुश करने की आदत। आज हम अच्छे दिखें, मैं ऐसे कपड़े पहनकर जाऊं कि सब मेरी तारीफ करें, मैं एक ऐसी जॉब करूं कि सब मेरी तारीफ करें, वाह सरकारी नौकरी लगा हुआ है, मैं एक ऐसी शादी करूं कि समाज कहे कि वाह शादी हो तो ऐसी, एक ऐसा पार्टनर ढूंढूं कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे रश करें कि वाह इसका तो हस्बैंड बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। तो ये जो कंपैरिजन सोसाइटी के साथ आपका डेवलप हो रहा है, और दूसरा लोगों को खुश करने की आदत कि मैं ये कर दूंगा तो सामने वाले खुश हो जाएंगे, दैट पीपल प्लीजिंग इज ऑल्सो अ मेजर रीजन फॉर योर एनालिसिस पैरालिसिस। इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग। हम लोग अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल ही नहीं करते, हम ब्लैक एंड वाइट जीते हैं, या तो ब्लैक या वाइट, अगर ये गलत है तो गलत, ये सही है तो सही है। ध्यान रखना कि जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप सही ही सोच रहे हैं। योर थिंकिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। आपको ग्रे एरियाज भी डेवलप करने हैं कि जो चीज़ वाइट नहीं है, जो चीज़ ब्लैक नहीं है, वो ग्रे एरिया में भी फॉल कर सकती है। और जब तक आप अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि मुझे किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, तब तक आपके अंदर एनालिसिस पैरालिसिस की आदत बनी रहेगी। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते चले जाते हैं कि इस चीज़ को पकड़कर मैं सोचता ही रहूँगा कि भाई ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, गलत है, ठीक है, गलत है। और जब तक उसके ठीक या गलत रहने की महत्वता रहती है, जब तक वो समय रहता है कि उस समय के भीतर हम उस फैसले को ले लें, तब तक उस फैसले लेने की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाती है। दैट टाइम फ्लाइज। आप देखिए, आप आज कॉलेज में हैं, आपके पास फैसला लेने का सही समय है, लेकिन क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप भविष्य में जी रहे हैं, इसीलिए आप जब भविष्य में पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि आपने बहुत सारा समय ओवर थिंकिंग में गुजार दिया है। काश मैं उस टाइम ये फैसला ले ही लेती तो मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाता। कुछ लोगों के अंदर जेनेटिकली या बचपन से ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण भी उनके अंदर एनालिसिस पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। अगर किसी को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD है, या किसी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD है, ऐसे बच्चों के अंदर भी एनालिसिस पैरालिसिस देखने को मिलता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम सब लोग स्मार्टफोन, मैम व्हाट आर यू डूइंग, हे हेलो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारे माइंड के अंदर आज इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। हम सोचते हैं कि हम स्मार्टफोन यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत रेडिली इजीली अवेलेबल जो हमें हो रही है, जो हमारे माइंड की फीडिंग हो रही है। आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, हज़ारों हज़ार रील्स देख रहे हैं। डू यू नो दैट एवरी रील इज़ बीइंग जज्ड बाय योर ब्रेन एज रियलिटी। हमारे ब्रेन की एक आदत है कि जो वो चीज़ देखता है पर्दे पर, टीवी पर, मीडिया में, मोबाइल स्क्रीन पर, उस सबको वो असलियत मान लेता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती चली जाती है। अगर एक लड़की दिन में 1000 रील्स देख रही है, या एक लड़का एक दिन में 1000 रील्स देख रहा है, जितनी भी ड्रेसिंग सेंस उसके इन्फ्लुएंसर ने पहनी होंगी, जितनी भी ड्रेसेस पहनी होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। और जब आप अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो आपका माइंड उस इंफॉर्मेशन के साथ उस चीज को मैच करता है जो शोरूम में अवेलेबल है। इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हैं, नहीं ये नहीं, क्योंकि आपका माइंड कहता है कि वो जो आपको नहीं पता होता, बट योर माइंड इज सेंडिंग सिग्नल्स दैट नो दिस ड्रेस इज नॉट गुड फॉर यू बिकॉज यू हैव सीन दैट ड्रेस, अनदर ड्रेस इन दैट इंस्टाग्राम रील दैट इज मच डिफरेंट फ्रॉम दैट। देयरफॉर योर माइंड कम्स इन दिस एनालिसिस पैरालिसिस स्टेट। तो जितना भी इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा है, कोशिश करो कि इस इंफॉर्मेशन को मिनिमलाइज करो, आप इन रील्स को देखना बंद करो। और ये कंज्यूमरिज्म पर भी इफेक्ट कर रही है। आप देखिए कि आज से कुछ साल पहले हम लोग इतने कपड़े नहीं खरीदते थे। आज, सर मैं सही कह रहा हूँ,
कि जो आज से 30 या 40 साल पहले की जनरेशन थी, 20 साल पहले की जनरेशन थी, वो कपड़ों पर या अपने इस शौक पर इतना खर्च नहीं करती थी। लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर बन रहा है सोशल मीडिया की तरफ से कि अगर मैं जो 3 महीने पहले मैंने शर्ट पहनी थी, अगर मैं आज पहन के चला गया तो कहीं कॉलेज वाले मेरा मजाक ना उड़ाएं, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, इसके पास तो नई शर्ट ही नहीं है। तो दिस pressure of consumerism in your mind because of these social media influencers, and therefore you all are getting into this analysis paralysis state, overvaluing all options. हम लोग हर ऑप्शन को ओवर वैल्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं, हम हर एक को सही मान लेते हैं, नहीं ये भी ठीक है इसलिए ठीक है, ये इसलिए ठीक है। हर एक को ओवर वैल्यू कर देने से ऑप्शन को आपका माइंड कभी डिसीजन ले ही नहीं सकता। यू हैव टू चूज समथिंग बेटर एंड यू हैव टू लीव समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर यू। अनक्लियर गोल्स, हम लोगों के गोल ही क्लियर नहीं है कि हम लोग किस लिए क्या कर रहे हैं। अब आज आप लोग यहाँ इस कॉलेज में कोर्स कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे होंगे जिनका गोल क्लियर होगा कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है। और इसी गोल ना क्लियर होने की वजह से आप जब यहाँ से डिग्री करके पास आउट होंगे तो आपके माइंड में फिर वही एनालिसिस पैरालिसिस नाम का स्टेट आ जाएगा कि अब क्या, व्हाट टू चूज, and your options become limited because some of you complete your bachelor's in mass communication, some of you do your BSc, some of you do your arts, so therefore you have already limited your fields because after 12th you had limited options, and then after graduation you have much limited options. So therefore unclear goals also lead to your analysis paralysis. अनफेमिलियरिटी या अनएक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का पता ही ना होना, जिस चीज़ का पता ही ना हो। अगर मान लो मैं एक ऐसे व्यक्ति को बिचौलिया बनाकर किसी के घर रिश्ता भेज दूं जिसको यही ना पता हो कि एक्चुअली में रिश्ते के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है उसके अंदर, वो देख कर आ जाए हाँ हाँ मुझे तो पसंद है, और जब मैं जाऊं तो कहूं कि यार तूने क्या देखा। सो दिस इज अनफेमिलियरिटी, और ये हमारे साथ होता है। कई बार हम चले जाते हैं उस रास्ते पर लेकिन हम फेमिलियर नहीं होते कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ या नहीं, और जब बहुत देर हो जाती है तो हमें होश आता है यार मैंने एमएड तो नहीं करनी थी, ये फील्ड मैंने क्यों चूज़ किया। अब कई साइकोलॉजी के इंटर्न्स आते हैं मेरे पास हमारे यहाँ इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए, तो वो पता है क्या बोलते हैं, पता नहीं मैंने क्यों साइकोलॉजी चूज़ की, मेरे को खुद नहीं पता, मेरे भैया ने कहा था, मेरे पापा ने कहा था, मेरे को लगा चलो कुछ और फील्ड नहीं है तो मैं कर लेता हूँ। सो यू वर अनफेमिलियर, आपको पता ही नहीं है कि उसके बाद होगा क्या। देयरफॉर दिस कंडीशन लीड टू दी एनालिसिस पैरालिसिस। इमोशनल इंटरफेरेंस, हमारे हर डिसीजन के साथ इमोशन इंटरफेयर अगर करने लगे, मतलब मैं अपनी एक दुकान में गया जीन्स खरीदने के लिए, मैंने जीन्स पसंद भी कर ली, फिर अचानक से मुझे मम्मी की याद आ गई, मम्मी क्या कहेगी इतनी महंगी जीन्स खरीद कर लाया है, मम्मी क्या कहेगी इस कलर की जीन्स खरीद कर लाया है। सो व्हेन इमोशंस स्टार्ट टू इंटरफेयर इन बिटवीन योर डिसीजंस दैट अल्टीमेटली कैन लेड टू दी एनालिसिस पैरालिसिस। डिटेल्स में घुसने की आदत, हम लोग आजकल चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई इंसान हो, उसकी डिटेल्स में घुस जाते हैं। इसीलिए जब आप किसी को डिटेल्ड में जानना शुरू कर दोगे ना, अगर आप मेरे बारे में भी डिटेल में पता करने लग जाओगे या किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पता करने लग जाओगे, आप उसके अंदर गलती ढूंढ ही लोगे, उसको आप अल्टीमेटली गलत बता ही दोगे। इसीलिए आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी इंसान को सही नहीं समझ पाते या सही नहीं प्रूव कर पाते। एंड दिस डिटेल्ड एनालिसिस, ओवर डिटेल्ड एनालिसिस लीड्स टू दी एनालिसिस पैरालिसिस। बोर हो रहे हो क्या? अब कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का अफेक्ट करता है एनालिसिस पैरालिसिस? हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन्स से बने हुए ब्रेन के अंदर फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, बेसल गैंग्लियन एंड ऑल्सो स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट है, वो ही हमारे डिसीजंस के लिए जिम्मेवार होता है। अगर आपको भी मैडम ने कहा कि आपने वहाँ चलना है, लेक्चर सुनना है, जो आप सीढ़ियाँ चढ़कर लास्ट वाले बेंच पर बैठे हो, वो जजमेंट, वो डिसीजन भी आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने लिया है। तो इन एनालिसिस पैरालिसिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ योर ब्रेन गेट्स ओवर एक्टिवेटेड, उसके अंदर न्यूरॉन्स की फायरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी डिसीजन और जजमेंट लेने की पावर पैरालाइज हो जाती है और आप एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। अब मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक रिसर्च की गई एनालिसिस पैरालिसिस को टेस्ट करने के लिए। एक दुकान के अंदर 24 तरह के जैम रखे गए, वैरायटी 24 तरह की वैरायटी ऑफ जैम्स रखे गए, और देखा गया जब कस्टमर आता है
तो वो बहुत कम जैम खरीद रहा है, जैम की बिक्री नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या करा, उस जैम की वैरायटी को 24 से 6 कर दिया। अब सिर्फ 6 वैरायटीज ही जैम की वहां पर रखी थी। जब उन्होंने देखा कि 10 गुना सेल बढ़ गई जैम की, क्योंकि अब लोगों के अंदर एनालिसिस पैरालिसिस नहीं था, वो डिसीजन ले पा रहे थे कि हाँ ये 6 हैं, इनमें से मैंने ये जैम उठा लेना है। सो दिस इज द कंडीशन। और ये सब चीज़ों के साथ टेस्ट किया गया, चाहे वो चॉकलेट्स थी, चाहे वो जीन्स थी, चाहे वो टॉप थी, चाहे कोई भी चीज़ जो दुकान में अवेलेबल थी। जितनी ज़्यादा चॉइसेस उतनी ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस, उतनी ही ज़्यादा आपकी डिसीजन ले पाने में नाकामयाबी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या लक्षण होते हैं उस व्यक्ति में जो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होता है। नंबर 1, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, हर वक्त उनका ब्रेन फंक्शनिंग में रहता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, हर चीज़ पे सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, रनिंग थॉट्स उनके मन में चलती ही रहती हैं, वो लोग अक्सर एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार पाए जाते हैं। जो लोग फ्रीक्वेंटली अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनका डिसीजन कोई और ले रहा है, मम्मी ने कहा था, सिस्टर ने कहा था, भैया ने कहा था, भाभी कह रही थी, वो लोग भी एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होते हैं। इंफॉर्मेशन से हमेशा भरा होना। अगर आप कहीं पर कोई चीज़ डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का ले रहे हैं और आपका माइंड बिल्कुल ऐसा लगे कि इसके बारे में मैं बहुत जानता हूँ, ओवरवेल्ड हूँ, डूबा हुआ हूँ, इंफॉर्मेशन का सागर मेरे मन में क्रिएट हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हैं। घबराहट होना, अगर आप फ्रीक्वेंटली एंग्जाइटी में रहते हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट रहती है, आपकी सांस तेज चलती है, आपको हमेशा स्वेटिंग रहती है कभी कभार, तो दैट मीन्स यू कैन बी अ सफरर ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। स्टक फील करना, जो लोग स्टक फील करते हैं कि मैं तो स्टक हो गया यार, क्या करूं यार, बस स्टैंड पे खड़ा हूं, बस नहीं मिल रही है, कौन सी बस में बैठूं, स्टक, आई एम स्टक। दैट फीलिंग ऑफ स्टक अगर आपके साथ बार बार हो रही है, तो दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम एनालिसिस पैरालिसिस। अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं, अगर आपको हर वक्त कोई स्ट्रेस रह रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे माइंड पे कोई भारीपन रहता है 24 घंटे या दिन के ज़्यादातर वक्त, तो हो सकता है कि आपको एनालिसिस पैरालिसिस है। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, मैं गेम नहीं खेल पा रही हूं, मैं मूवी देख रहा हूं, मैं मूवी नहीं देख पा रही हूं, मैं एंटरटेन करना चाह रही हूं, अपने आप को एंटरटेन भी नहीं कर पा रही हूं, सो लैक ऑफ फोकस ड्यूरिंग योर डेली एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। अगर आपका माइंड, जहां पर आपका शरीर है, आपका ब्रेन, आपका माइंड वहां पर नहीं है, तो दैट मीन्स यू डोंट हैव माइंडफुलनेस, कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं। तो लैक ऑफ फोकस इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू आर कैन बी ए सफरर ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। फैटीग रहना, अगर आपके शरीर में 24 घंटे थकावट रहती है, एग्जॉस्टेड फील करते हैं कि मैं बुझा हुआ हूं, शरीर में कोई ताकत मेरे अंदर कम हो गई है, तो दैट मीन्स यू कैन बी ए सफरर फॉर एनालिसिस पैरालिसिस। रैपिड मूड शिफ्ट, अगर आपके मूड्स बार बार चेंज हो रहे हैं, अभी मैं खुश था, अभी मैं नाराज हो गई, अभी मैं शांत बैठा था, अभी मैं गुस्सा हो गई, तो रैपिड चेंजेस ऑफ मूड इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। जंपिंग बिटवीन टास्क, अगर आप एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच जंप करते हैं, मैं इसका एक बहुत ही सुदृढ़ एग्जाम्पल देता हूं, सुदृढ़ उदाहरण। जीन्स की दुकान पर जा रहे हैं, जीन्स देख रहे हैं आप, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में मुझे समझाना पड़ेगा आपको। 10 जीन्स दिखा दी दुकानदार ने, आपने पहले वाली को कह दिया नहीं पसंद नहीं है, दूसरा नहीं नहीं ये नहीं, तीसरा नहीं नहीं ये भी नहीं, नहीं। आप 10वीं जीन्स देख रहे हो और तुरंत आप कहते हो भैया वो पहले वाली दिखाना। यू आर जंपिंग बिटवीन दी टास्क, यानी आप एक काम से दूसरे टास्क पर, दूसरे काम पर एकदम से आपके माइंड जाता है, तो दैट मीन्स यू कैन बी ए सफरर ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। डिफिकल्टी प्रायोरिटाइजिंग, अगर आपका माइंड प्रायोरिटाइज करने में फेलियर है, कि आप प्रायोरिटी ही नहीं सेट कर पा रहे हैं कि मुझे एक्चुअली ये चीज़ किस लिए प्रायोरिटी है मेरी, तो दैट मीन्स यू कैन बी ए सफरर ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। ओवर एनालाइज करना, हर चीज़ को ज़्यादा पकड़कर सोचना। आज मुझे सर मिले थे कॉरिडोर में, उन्होंने मुझे बोला बेटा आप ठीक हो, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों बोला आप ठीक हो, वो बेचारे ने वैसे ही कह दिया होगा, वो रूम से निकल रहा होगा, उसने डांट दिया होगा क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से क्लास में चलो। यार मेरे को कह रहे थे सर। तो हर चीज को ओवर एनालाइज करने की अगर आपकी आदत बन गई है, तो दैट कैन बी अ पेशेंट ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। ब्रेन फॉग, हमेशा ब्रेन के अंदर एक धुंध जमी रहना, कोई क्लैरिटी से डिसीजन ना ले पाना या कुछ भी चीज समझने में दिक्कत होना, ब्रेन फॉग इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। तो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं एनालिसिस पैरालिसिस को? बोर हो रहे हो क्या? कौन कौन बोर हो रहा है और कौन कौन जानना चाहता है कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हैंड रेस करो जो जो जानना चाहते हैं कि हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। प्लीज पुट योर हैंड डाउन, योर हैंड्स। साइलेंस।
डिसीजंस को दो भागों में बांट लो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में फैसला लेना है तो उसको इस तरीके से समझो कि इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट मेरी लाइफ में क्या होगा और लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेरी लाइफ में क्या होगा। जब हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं तो हम शॉर्ट टर्म की चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। सो ऑलवेज divide your goal or your decision in two parts, short term effect and long term effect, and you will see that if you will analyze your decision with short term, then you will immediately take a decision। एक timeline set कर लो कि मुझे आज से 3 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी जीन्स लेनी है, कौन से कपड़े खरीदने हैं। और ये सिर्फ जीन्स या कपड़े या जैम जेलीज चॉकलेट्स गाड़ी मोटरसाइकिल पे ही लागू नहीं है। कोई भी अगर लाइफ का आपका डिसीजन आपको तंग कर रहा है, आप नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड ए टाइमलाइन कि मैं 3 दिन में, 6 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 तारीख तक, 20 तारीख तक मैं डिसीजन ले लूंगा, ताकि जब आपका माइंड वो डिसीजन ले डेडलाइन खत्म होते होते तो आप श्योर हो कि आपने सही डिसीजन ले लिया होगा, क्योंकि मैंने अपने लिए डेडलाइन सेट की थी। रिव्यू दी ऑब्जेक्टिविटी। देखिए कि उस चीज़ की आपके लिए क्या ऑब्जेक्टिवनेस है, क्या मोटिव है, और वो डिसीजन लेना भी ज़रूरी है या उसका क्या आगे चलकर आपकी लाइफ में इफेक्ट होगा। एलिमिनेट बैड ऑप्शंस। अपने जो ऑप्शंस हैं उनको फिल्टर करते चलिए कि जैसे कि नहीं ये इसलिए नहीं मेरे को लेना डिसीजन, ओके अब उस डिसीजन को बाहर कर दो। अब जैसे मैंने कहा कि जर्नलिज्म करना है, नहीं यार वो मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेगी, उसके लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा, उसको उसी टाइम कांटा मार दो कि इस ऑप्शन पे अब दोबारा नहीं आना है। देन फिल्टरिंग आउट दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन टेकिंग अ सॉलिड डिसीजन, अ गुड डिसीजन अल्टीमेटली। कंसल्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, और जिन पे आप ट्रस्ट कर सको। अब आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो हम किसी से पूछ तो सकते ही हैं कि भाई साहब मुझे ये दिक्कत आ रही है फैसला लेने में, क्या करूं मैं, बहन जी मुझे ये दिक्कत आ रही है, माता जी पिताजी मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो हम किसी से कंसल्ट तो कर सकते हैं, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, टीचर से, गाइड से, रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल से। तो आप उनसे डिस्कस करके अपने डिसीजन में उनसे हेल्प ले सकते हैं। एम्ब्रेस फेलियर एज स्टेपिंग स्टोन। ध्यान रखना कि लाइफ में हमेशा वैसा ही नहीं होता जैसा आप सोचते हो या प्लान करते हो। देखना अपनी लाइफ में जाकर, क्या आज इस कॉलेज में बैठे हो, कभी आपने प्लान किया था कि मैं एक दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज में एडमिशन लूंगी या लूंगा? अब ये फेलियर है सक्सेस मुझे नहीं पता, लेकिन अपने फेलियर को भी एम्ब्रेस करना सीखो। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना सीखो, और ये सोचो कि अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाए, ठीक है यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया यार, ठीक है यार इस लड़की से शादी कर ली गलत थी, ठीक है यार ये जीन्स चूज कर ली, कोई बात नहीं, उससे सीख लो, लर्न करो कि भाई हाँ मैं कैसे बेटर बन सकता हूँ। सो ऑलवेज ट्राई टू एम्ब्रेस योर मिस्टेक्स। ओवरकम फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर। डरो मत कि तुम फेल हो जाओगे। अक्सर हम कई डिसीजन इसीलिए नहीं ले पाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। अभी मैं एक सर से मिला जो डांस सिखाने या स्किट सिखाने आए हुए हैं। मैंने उनको बोला था कि उन बच्चों को यहाँ भेज दो, वो बच्चे पता नहीं आए हैं नहीं। हर साल मैं 7,000 बच्चों का ऑडिशन लेता हूँ। मैं ये जो साइकेट्री और साइकोलॉजी है इसको प्रैक्टिकली भी ग्राउंड पर टेस्ट करता हूँ। हर साल 7,000 बच्चों का डांस ऑडिशन लेता हूँ मैं, 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का। और आपको मालूम है एक पिग्मेलियन इफेक्ट होता है कि अगर आप किसी को बिलीफ दे दें दैट यू कैन डांस, यू कैन डू दैट, तो वो चीज़ भी वर्क करती है। तो इसीलिए आप डरिए मत। आप अपने डर को जिस दिन निकाल देंगे उस दिन आप हेल्दी डिसीजन ले लेंगे। देखना आप 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप मैच्योर हो जाएंगे, 40 साल की उम्र होती है मैच्योरिटी की, वैसे तो किसी को तो मैच्योरिटी 15-20 साल में भी आ जाती है, लेकिन एवरेज एज ऑफ मैच्योरिटी इट्स 40 ईयर्स। तो जब आप 40 साल के हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, सो कॉल्ड मैच्योर, तो आप कहेंगे कि जब मैं 18 साल का था या 20 साल का था, उस दिन मैं बिना डरे हुए ये फैसला ले लेता, काश मैं हिम्मत कर लेता, काश मैं अपने पापा से झगड़ के कोर्स कर लेता, मैं पैसे मांग लेता, मैं दिल्ली चला जाता, मैं बाहर चला जाता। तो यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ। सो ऑलवेज ओवरकम योर फियर to take a healthy decision so that you can prevent this paralysis. Trust yourself। हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैं जो फैसला लूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम अपने फैसले के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियोगे, हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, आज मैंने फैसला लिया कि जी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, मेरा क्लिनिक भी नहीं चल रहा, लेकिन कम से कम वो फैसला मेरा तो है। लेकिन अगर तुम किसी और के फैसले से सक्सेसफुल भी हो जाओगे तो तुम्हें हमेशा ये शिकवा रहेगी अपने आप से कि ये फैसला मेरा नहीं था, ये मेरी मम्मी ने कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। और फेल हो जाओगे तो तुम बिल्कुल ही पछताओगे कि मैंने ये फैसला मम्मी के कहने से लिया है। और एक बात हमेशा याद रखना कि फैसला ले ज़रूर लेना,
बिकॉज डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। चाहे आपका फैसला परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन फैसला ज़रूर हो। तो ये आज हमारा लेक्चर था एनालिसिस पैरालिसिस पर। And I sincerely thank Honorable Principal of Dr. B.R. Ambedkar Government PG College, Kathal, Jagdishpura, that he has given me a chance to come in between you students and deliver this lecture in association with the District Legal Services Authority on this 8 September 2005 by the orders of Honorable Chief Judicial Magistrate, cum Secretary, DLSA, Kathal. Thank you very much.